हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस, जिसको सार्स कोरोना वायरस 2 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हम इसके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करना है, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, अर्थात डिजीज़ का आउटब्रेक कहाँ से हुआ, डिजीज़ का प्रारंभ कहाँ से हुआ। दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा कॉज ऑफ आउटब्रेक। तीसरा, इसमें कोरोना वायरस कोविड-19 की स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, इसको कोरोना वायरस नाम क्यों दिया गया है, इसमें क्या स्ट्रक्चर होती है, ये डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। चौथा हमारा टॉपिक रहेगा कोविड-19 वैक्सीन, जो वैक्सीनेशन है, इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है और वर्ल्ड में अन्य मुख्य वैक्सीन्स कौन कौन सी है। हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है पब्लिक हेल्थ में। देखिए, सबसे पहले हम इन टॉपिकों को डिस्कस करने से पहले कोरोना वायरस के बारे में, जो इसके सिम्टम्स है, इस रोग के लक्षण है, जो कि लगभग सभी लोगों को पता है, स्पेशली सेकेंड वेव आने के बाद, लेकिन फिर भी हम इसका ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस, इसका जो जनरली इम्पैक्ट पाया जाता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है। रेस्पिरेशन ट्रैक में जो लक्षण होते हैं, सामान्य खांसी जुकाम से शुरू होते हैं और ये निमोनाइटिस में भी बदल जाता है, जिसको निमोनिया, सामान्य भाषा में निमोनिया कहते हैं। अन्य गंभीर स्थितियों में इसमें हमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा अधिकांश परिस्थितियों में ये देखने को पाया गया है कि 90% से 95% पेशेंट सामान्य जो इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं हैं या सामान्य एंटीबायोटिक है, उनसे रिकवर हो रहे हैं। इसके अलावा इसके जो स्प्रेड होती है ये बीमारी, वो बेसिकली जो एयर ट्रैक इन्फेक्शन से, जो अपने खांसी से जो स्नीज निकलता है, एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, वो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन होने की संभावना रहती है। इसलिए आपने गवर्नमेंट गाइडलाइन में देखा होगा कि जो प्रॉपर मास्क, जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसमें प्रॉपर मास्किंग, साथ ही साथ सैनिटाइज़र का प्रयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग आदि को माना जाता है, जिससे कि जो स्प्रेडिंग जो चेन है वो रुकने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा इसमें जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, जो पेट से संबंधित जो बीमारियां भी देखने को मिली है, कई लोगों में जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गया था, उससे भी कई लोगों की जाने गई है। अब हम देखते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है, आज डिस्कशन करेंगे उसको, आउटब्रेक ऑफ डिजीज़। जो कोरोना वायरस का जो पहला जो इन्फेक्शन पूरे विश्व में देखने को मिला है, वो दिसंबर 2019 को चाइना में एक शहर है वुहान, बहुत बड़ा शहर है, उसमें देखने को मिला है। यहाँ पर एक वुहान में होलसेल फूड मार्केट है, जहाँ पर कई पशु जानवरों और आदि अन्य फूड्स, जो सी फूड्स आदि का व्यापार किया जाता है। वहाँ पर सबसे पहले इसका आउटब्रेक देखने को मिला है। इसको सबसे पहले WHO ने कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया था, लेकिन बाद में इसकी सिमिलरिटी एक सार्स कोरोना वायरस 1 से, जो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसका आउटब्रेक 2003 में हुआ था, उससे सिमिलरिटी होने के कारण इसको सार्स कोरोना वायरस 2 नाम दिया गया। इसी के साथ 2012 में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस था, वह भी कोरोना वायरस का ही एक प्रकार है, जो कि 2012 में मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ है वहाँ पर ये स्प्रेड हुआ था। और इसका जो बेसिकली जो ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, वो निष्क्रिय अवस्था में जो ऊँट होते हैं, कैमिल होते हैं, उनमें पाया जाता है। और जो सार्स कोविड वायरस 2 है, वो
जनरली निष्क्रिय अवस्था में जो चमगादड़ होती है, बैट होती है, उसमें डोरमेंट स्टेट में पाया जाता है। तो जो सभी जो निष्कर्ष या रिसर्च सामने आई है जो ये बताते हैं कि जो इसका सोर्स होता है वो जूनोटिक सोर्स होता है। जूनोटिक सोर्स का मतलब होता है कि जो ये एनिमल ओरिजिन है, या किसी एनिमल में निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। जब मानव व एनिमल का ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन बढ़ता है तो इस वायरस की फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कॉज ऑफ आउटब्रेक, अर्थात इसके आउटब्रेक के क्या कारण है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए अभी तो इसके आउटब्रेक को हम क्लेरिफाई नहीं कर पाए, यह भी संदिग्ध अवस्था है, संशय है इसमें आउटब्रेक में कि इस आउटब्रेक का प्रमुख कारण क्या है। लेकिन जो वैज्ञानिक तौर तरीकों की बात करें हम, तो जो वुहान फूड मार्केट है वहाँ पर ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन बढ़ने के कारण इसकी संभावना जताई जा रही है कि ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन बढ़ने के कारण जो वायरस है जो एनिमल्स में डोरमेंट स्टेट में था वो एनिमल को, ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर दिया है। हालांकि कुछ नई स्टडी सामने आई है जो यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चाइना ने जो कोरोना वायरस को एज ए बायो वेपन के रूप में काम लेने की योजना बनाई थी, जिसको PLA जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, जो अभी भारतीय आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना में गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वही PLA उसने इस वायरस को जनरेट किया है या उस वायरस को क्रिएट किया है। और अमेरिका जो इस समय कट्टर प्रतिद्वंदी है चाइना का, वह भी इसको बायोलॉजिकल वेपन के रूप में अभी भी चाइना को ब्लेम कर रहा है, जिस प्रकार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसकी जो सार्स कोरोना वायरस 2 की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। इसको क्राउन शेप जो वायरस होता है ये, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। क्राउन का मतलब जो मुकुट होता है सिर पे, उस पे कांटे लगे हुए होते हैं। आपने ब्रिटेन की महारानी का मुकुट देखा होगा, उसमें सिर में कांटे, या कहीं अन्य महारानी का आपने मुकुट देखा होगा, उसके सिर पे कांटेदार स्पाइक्स पाए जाते हैं, इसलिए कांटों भरा ताज भी कहते हैं इसको। जनरली कोरोना वायरस की जो आकृति होती है वह गोलाकार होती है, और इसको जो आंतरिक जो DNA पदार्थ पाया जाता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो RNA विद्यमान होता है। इसके चारों तरफ मशरूम के आकार के स्पाइक प्रोटीन होते हैं जो कि इसको क्राउन शेप प्रोवाइड करवाते हैं। ये देखिए चित्र में दे रखा है साहब, क्राउन शेप है, इसके लिए इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है। कोरोना का सामान्य अर्थ जो लैटिन भाषा में क्राउन होता है। अब इसके वायरस के आकार की बात करते हैं। वायरस का आकार लगभग 50 से 200 नैनोमीटर होता है, जो कि एक बाल से भी बहुत ही कम साइज का वायरस होता है। कोविड-19 वायरस को नोवेल कोरोना वायरस भी कहा गया है, और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि वायरस जो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसी के समान है जो 2003 में सार्स वायरस की उत्पत्ति हुई थी, उसी के समान है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। देखिए जो वैक्सीन डेवलप करने की एक पर्टिकुलर स्टडी होती है, उसमें सबसे पहले रिसर्च होता है, फिर उस पर ट्रायल किया जाता है। तो WHO के अकॉर्डिंग इसमें कई स्टेज से ट्रायल परीक्षण से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले किसी अन्य जानवर पे परीक्षण करना पड़ता है, उसके बाद ह्यूमन पे परीक्षण किया जाता है, उसके बाद उसकी ट्रायल्स होती है, उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, इमरजेंसी अप्रूवल दी जाती है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की रिसर्च के बाद तब जाके इसको जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियाँ इसको मान्यता प्रदान करती है। लेकिन जो इसका जो वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल है, उसको जो कोविड-19 महामारी है उसकी वजह से इसको प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है WHO ने, और बहुत ही कम समय में, इसकी मदद से बहुत कम समय में वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के टीके डेवलप किए हैं, जिसमें भारत में मुख्यतः 3 टीके काम में लिए जा रहे हैं। कोविशील्ड,
कोवैक्सीन, और हाल ही में जो स्पुतनिक है रसिया की जो वैक्सीन है उसको भी DCGI ने मान्यता प्रदान की है। कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किया है। इसके साथ जो पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन जिसको कोवैक्सीन के नाम से जाना जाता है वह ICMR व भारत बायोटेक ने मिलकर किया है, और स्पुतनिक 5 को जो रसिया की कंपनी है उसने बनाया। अन्य जो विश्व में महत्वपूर्ण वैक्सीन है जिनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, ट्रायल्स में रिजल्ट्स देखे गए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, उनमें प्रमुख वैक्सीन है फाइजर वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन USA के द्वारा डेवलप की गई है। दोनों mRNA तकनीक पर आधारित है, जो कि लेटेस्ट तकनीक है, mRNA वैक्सीन तकनीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जो कोई निश्चित जनसंख्या या तो वैक्सीनेशन के माध्यम से या कोई पहले जो इन्फेक्शन है उसके माध्यम से उनमें इनडायरेक्टली इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसी अवधारणा को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें एक वर्ड है, एक निश्चित जनसंख्या, एक मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए जिससे कि अगर वो इन्फेक्टेड या उनमें वैक्सीनेशन हो जाता है तो उससे जो डिजीज़ जो फैलने की संभावना, जो कंटेजियस डिजीज़ है, जो संचारी डिजीज जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो फैलने की संभावना या तो कम हो जाती है और अंततोगत्वा ये संभावना ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और डिजीज़ प्रसार वहीं रुक जाता है। आज की जो साइंस में हर्ड इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जैसे डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो, इसमें एक पेशेंट, अगर कम पेशेंट इन्फेक्टेड होते हैं और उसमें कम लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो अगर नेक्स्ट वापस एक्सपोजर होता है वायरस के प्रति तो अधिक लोगों के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर एक बार ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होते हैं या वैक्सीनेशन लग जाता है तो जो डिजीज स्प्रेड है उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। तो आज हमने स्लाइड्स में देखा लगभग कोरोना वायरस के जो आउटब्रेक से लेकर स्ट्रक्चर और साथ ही साथ इसकी वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में देखा है। तो इसमें जो कोरोना वायरस की जो एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है वह मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।